स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट। ठीक है, यानी रक्त परिसंचरण और हृदय। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ब्लड क्या है। तो ब्लड ये हमारा एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कभी कभी आपसे ब्लड का पीएच वैल्यू पूछता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4। और हमारे पूरे बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है। हमारे शरीर में हमारा जो बॉडी वेट है उसका 7% ब्लड होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं 5 से 6 लीटर हमारा ब्लड होता है। अब ब्लड जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका प्लाज्मा और सेकंड है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा और सेकंड है हमारा क्या? सेकंड कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और ये तीनों कितने होते हैं? 45%, यानी दोनों मिलकर 100% हो गया। यानी ब्लड जो है हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका प्लाज्मा जो कि 55% होता है और सेकंड कंपोनेंट ये तीनों है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यानी इन तीनों की संख्या कितनी प्रतिशत होती है? तो 45%। अब ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। 6 to 7% प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिन। ठीक है, फर्स्ट है आपका एल्बुमिन, सेकेंड है आपका ग्लोबुलिन एंड थर्ड है आपका फाइब्रिन। यानी 92% वाटर, 6 to 7% प्रोटीन और 1 to 2% यानी ये सारे होते हैं ग्लूकोज, यूरिया, CO2, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, विटामिन, लवण एक्सेट्रा। तो प्लाज्मा इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना है। और इधर मैंने आपको बताया है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। तो आरबीसी क्या होता है? आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस्कल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पस्कल्स। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी ध्यान रखिएगा। इरिथ्रोसाइट्स क्या है? आरबीसी का सेकंड नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इसकी जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है। आरबीसी की जीवन अवधि क्या है? 120 दिन है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे आरबीसी होता कहाँ है? तो हमारा जो हड्डी है, हड्डी में जो बीच का जगह होता है वही क्या होता है? आरबीसी पाया जाता है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो बीच के जगह है इसमें दो कलर के मैंने यहाँ आपको दिखाए होंगे। एक तो ये आपका पिंक है और ये आपका क्या है? येलो है। तो जो पिंक साइड है वहां वही हमारा क्या है? रेड बोन मैरो। जो पिंक साइड है वो हमारा क्या है? रेड बोन मैरो और जो येलो साइड है वो हमारा क्या है? येलो बोन मैरो। यानी आरबीसी कहाँ बनता है? तो जो हमारे शरीर का हड्डी होता है, हड्डी के बीच में आरबीसी पाया जाता है। इसमें दो आपको बोन मैरो पाए जाएंगे। एक तो रेड बोन मैरो होता है और दूसरा येलो बोन मैरो होता है। ठीक है, अब ये जो आपका रेड बोन मैरो है यहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है और जो येलो बोन मैरो है वहां डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, यानी हड्डियों के बीच में बोन मैरो पाया जाता है, उसी बोन मैरो में रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो पाए जाते हैं और रेड बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है और येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है आपका आयरन और सेकंड है आपका प्रोटीन। और इस प्रोटीन में भी क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है वह आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? O2 और CO2 का क्या होता है? परिवहन होता है। सामान्य रूप से जो नर है, नर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है और मादा में 12 से 14 ग्राम पर 100 ml होती है।
अब हीमोग्लोबिन की कमी से अगर रोग होता है तो उसे हम बोलते हैं एनीमिया, और उसके अधिकता से जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया या सिड्रोसिस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लोहमयता। क्या बोलते हैं? लोहमयता। अगर कमी हो गई ब्लड में तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। और अधिकता हो गई तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया या सिड्रोसिस। होता क्या है कि जैसे अफ्रीका में एक बंटू जनजाति है, वो लोहे के बर्तन में ज्यादा खाना बनाते हैं तो उनमें ज्यादा ये देखने को मिलता है सिड्रोसिस। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या मनुष्य के शरीर में केंद्रक पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन दो ऐसी प्रजाति है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एग्जाम्पल है आपका ऊंट और लामा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख पर 100 ml होती है। आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख पर 100 ml होती है। और आरबीसी मरने के बाद कहाँ दफन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा में दफन होता है, और इसी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रगाह यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब आपसे पूछा जाए कि स्प्लीन कहां पाया जाता है, तो बिहाइंड द स्टोमक एंड अबव द लेफ्ट किडनी, यानी हमारा जो पेट है, पेट के पीछे भाग और किडनी के बाएं ऊपर में हमारा क्या पाया जाता है? स्प्लीन। यानी बिहाइंड द स्टोमक एंड अबव द लेफ्ट किडनी कहां पाया जाता है? स्प्लीन पाया जाता है। गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण लीवर के थ्रू होता है। गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण लीवर के थ्रू होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये था हमारा आरबीसी। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट। ठीक है, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इन्हें हम शरीर का सिपाही कहते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? शरीर का सिपाही कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। इनकी जीवन अवधि 5 से 10 दिन होता है। और कभी कभी ये रेशियो भी पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है, तो 600:1 होता है। यानी 600 आरबीसी से मिलकर एक डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6000 से 9000। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथि में होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाए तो हमारा शरीर में कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। और ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर कम रहे तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। अगर अधिक हो जाए तो ल्यूकेमिया और कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया। और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता लेकिन केंद्रक पाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता लेकिन केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए, डब्ल्यूबीसी जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और सेकंड होता है एग्रेनुलोसाइट्स। यानी ग्रेनुलोसाइट्स को हम हिंदी में बोलते हैं कनिकामय और एग्रेनुलोसाइट्स को हम बोलते हैं अकनिकामय। अब ग्रेनुलोसाइट्स भी 3 टाइप के होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड ईसाइनोफिल्स। क्या बोलते हैं? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ईसाइनोफिल्स। अब बेसोफिल्स क्या होता है, तो इनकी संख्या सबसे कम होती है। डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल्स की संख्या क्या होती है? सबसे कम होती है। ये क्या करते हैं? जीवाणुओं का भक्षण करते हैं और एलर्जी में इनकी मुख्य भूमिका होती है, यानी बेसोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स क्या है? इनकी संख्या सबसे अधिक होती है और ये रोगाणुओं का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ये किसका भक्षण करते हैं? न्यूट्रोफिल्स रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। और ईसाइनोफिल्स क्या होता है? इनकी संख्या 20% होती है और यह एलर्जी के लिए क्या है? उत्तरदायी है। नेक्स्ट है एग्रेनुलोसाइट्स, यानी इसे हम बोलते हैं अकनिकामय। ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली का यह हिस्सा होता है और यह लार्जेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी है। यानी डब्ल्यूबीसी का सबसे लार्जेस्ट साइज कौन सा है? तो वो हमारा है मोनोसाइट्स।
और लिम्फोसाइट्स क्या है, दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। ये सबसे छोटे WBC होते हैं और ये एंटीबॉडीज के निर्माण में मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी संख्या 2 से 3 लाख पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है, यानी 100 ml ब्लड में इनकी संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 से 3 लाख। और इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। और WBC का निर्माण अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथि में होता है, यानी बोन मैरो और लसिका ग्रंथि में होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 1 वीक होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है। अब जैसे मानव ह्यूमन बॉडी में तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, यानी जिनके मदद से हमारा ब्लड क्लॉट होता है, और एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? जिनके मदद से हमारा शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो जिनके मदद से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट होता है वो उनके कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे प्लेटलेट्स है, विटामिन के हैं, कैल्शियम+2 आयन है, फाइब्रिन प्रोटीन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन। यानी इन सब के मदद से हमारा क्या होता है? ब्लड क्लॉट करने में मदद मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, यानी जो ब्लड का थक्का बनाने में मदद नहीं करते हैं। वो फर्स्ट है आपका हिपेरिन। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मानव में रक्त स्कंदक प्रतिकारक। ये क्या है? हिपेरिन, मानव में रक्त स्कंदक प्रतिकारक। और सेकंड है आपका हिरुडीन। यह कहाँ पाया जाता है? यह जोक में पाया जाता है। और हमारे शरीर में ये क्या, किसके थ्रू ये दिया जाता है? तो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। ये पाया किस में जाता है? जोक में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट है आपका एबीओ सिस्टम और सेकंड है आपका आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम यानी ए, बी और AB और O ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, और आरएच सिस्टम में RH+ और RH- पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर जिस टाइप का एंटीजन पाया जाता है उस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप बनता है। जैसे मान लेते हैं ये आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। और एंटीजन होता क्या है? तो एंटीजन जो है आरबीसी के सतह पे पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। एंटीजन क्या होता है? आरबीसी के सतह पे पाए जाने वाला प्रोटीन है, यानी आरबीसी के ऊपर जिस टाइप का एंटीजन पाया जाएगा उस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। तो अगर आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन है तो क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप। बी टाइप का एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, और ए बी टाइप का एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। यानी ए टाइप का एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी टाइप का एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी टाइप का एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई भी अगर एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब जैसे मैं एक चार्ट बना दिया हूं, जैसे ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी किसे दे सकता है और किससे प्राप्त कर सकता है, ये याद रखिएगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है यानी इसके ऊपर एंटीजन क्या है? ए है, और इस पे जो एंटीबॉडी का निर्माण होगा वो क्या होगा? बी होगा। और किसे दे सकता है? तो ए और ए बी। और किससे प्राप्त कर सकता है? तो ये ए एंड ओ। तो ये एक चार्ट मैं बना दिया हूं, ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नोट में मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिया है कि ABO सिस्टम के अंतर्गत रक्त वर्ग का निर्माण आरबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस आरबीसी के ऊपर जो भी एंटीजन पाया जाएगा उस टाइप का हमारा क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन रासायनिक रूप से ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन किससे बने होते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये आरबीसी के साथ साथ मानव में सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह आरबीसी के साथ साथ मानव शरीर के सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब सेकंड है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? यह प्लाज्मा के ऊपर पाया जाता है और यह भी एक प्रकार से ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। जैसे ये प्लाज्मा है, मान लेते हैं ये प्लाज्मा है, इसमें क्या होता है? वाई टाइप का या भी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ये वाई टाइप का या वी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन।
अब ध्यान दीजिएगा कि रक्त देते समय रक्त देने वाले एंटीजन और प्राप्त करने वाले एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए। अगर कोई किसी को रक्त दे रहा है तो अगर उस पे ए टाइप का एंटीजन है और उसका एंटीबॉडी भी ए है तो हम क्या कर सकते हैं, रक्त नहीं दे सकते हैं। समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी के मिलने से रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी का प्रक्रिया एक होती है जो रक्त और वाहिकाओं में रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर एंटीजन ए है, एक मिनट, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए है तो ये क्या करता है, आपस में रिएक्शन करता है, जो क्या करेगा कि हमारे ब्लड का थक्का बना देगा, तो जिससे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आरएच प्रणाली। आरएच प्रणाली को क्या बोलते हैं, रेसस मंकी नाम का एक बंदर है जिसके नाम पर ये आरएच फैक्टर दिया गया है। आरएच प्रणाली क्या होता है, रेसस मंकी नाम का एक बंदर है जिसके नाम पर ही क्या दिया गया है, आरएच फैक्टर का नाम दिया गया है। तो मैंने बताया रेसस मंकी के ब्लड से आरएच प्राप्त किया जाता है और देखा गया कि कुछ में आरएच पॉजिटिव एंटीजन पाया जाता है और कुछ में आरएच निगेटिव एंटीजन पाया जाता है। तो इसी प्रणाली के आधार पर वैज्ञानिकों ने मानव ब्लड ग्रुप को बताया। ठीक है, रेसस मंकी के ब्लड के आधार पर ही मानव ने ये ब्लड ग्रुप बनाया है, जिसमें अगर आरएच पॉजिटिव पाया जाता है उसमें क्या होता है, आरएच एंटीजन मौजूद होता है, और आरएच निगेटिव क्या है, जिसमें आरएच एंटीजन मौजूद नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया कि मंकी के ब्लड में देखा गया कि कुछ में आरएच एंटीजन है और कुछ में आरएच एंटीजन नहीं है। अगर जिसमें आरएच एंटीजन मौजूद है वो क्या हो गया, आरएच पॉजिटिव, वो क्या हो गया, आरएच पॉजिटिव, और जिसमें एंटीजन मौजूद नहीं है वो क्या हो गया, आरएच निगेटिव। यानी आरएच एंटीजन प्रेजेंट जिसमें है वो हम कह सकते हैं उसको ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, और जिसमें आरएच एंटीजन एब्सेंट है वो क्या हो गया, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। यानी पॉजिटिव निगेटिव आप ब्लड ग्रुप सुनते होंगे कि इसका ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, तो उसका रीजन है कि हम लोग रेसस मंकी के ब्लड को से हम लोग क्या करते हैं, ये प्रणाली हम लोगों ने डेवलप किया और उसी मंकी के ब्लड में किसी में पाया गया कि इसमें आरएच जो एंटीजन है वो मौजूद है और कुछ में आरएच एंटीजन मौजूद नहीं है। जिसमें अगर मौजूद है तो वो हमारा पॉजिटिव हो गया, जिसमें मौजूद नहीं है आरएच एंटीजन तो वो हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे यूनिवर्सल ब्लड डोनर ओ पॉजिटिव, सॉरी ओ निगेटिव, और यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट जो है हमारा ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल ब्लड डोनर हमारा क्या हो गया, ओ निगेटिव, और यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट यानी हमारा क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव। रिसिपेंट यानी जो ग्रहण कर सकता है और डोनर यानी जो ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है आपका रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कौन किसे रक्त दे सकता है। तो आरएच निगेटिव वाला आरएच निगेटिव को दे सकता है, आरएच निगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव को दे सकता है, और आरएच पॉजिटिव वाला आरएच पॉजिटिव को दे सकता है। ध्यान रखिएगा आरएच पॉजिटिव वाला कभी भी आरएच निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि इसका रीजन यहाँ देखिए दिया गया है कि यदि किसी आरएच निगेटिव व्यक्ति को पहली बार आरएच पॉजिटिव ब्लड दिया जाता है तो पहले रक्त आधान में एंटीबॉडी तो बन जाएगा लेकिन व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन सेम चीज अगर दूसरी बार होता है तो आरएच पॉजिटिव दे दिया जाए तो क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी अगर आरएच पॉजिटिव वाला आरएच निगेटिव को ब्लड देगा तो पहले बार में तो दिक्कत नहीं होगी, यानी पहले बच्चे में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूसरे बच्चे में क्या होता है, आरएच माइनस और आरएच पॉजिटिव मिलकर रिएक्शन करते हैं, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी को जैसे मैंने अभी बोला पहले बच्चे को नहीं देना चाहिए, तो उसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है। अगर आरएच पॉजिटिव पुरुष की शादी अगर आरएच निगेटिव महिला से होती है तो बच्चों में आरएच पॉजिटिव की होने की संभावना सर्वाधिक होती है। इस दंपति का पहला आरएच पॉजिटिव बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है, लेकिन जन्म के दौरान बच्चे का आरएच पॉजिटिव रक्त मां के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसके प्रभाव से सभी आने वाले या पैदा होने वाले सभी आरएच पॉजिटिव बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यानी पहली बार
बच्चा जो पैदा होगा वह स्वस्थ होगा, उसके बाद जितने भी बच्चे आएंगे वो क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो सकती है। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस और फेटेलिस, इस बीमारी को कहते हैं। अब एक ये है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, यानी रक्त समूह अनुवांशिकी। अब जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड ग्रुप का क्या क्या है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के संदर्भ में ये सारी बातें हो रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए एंड बी, और ब्लड ग्रुप हमारे चार टाइप के होते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एक साइड एंटीजन लिखा है और दूसरे साइड जीन लिखा हुआ है, यानी एंटीजन यानी ए बी और नो यानी ओ एंटीजन। ठीक है, अब जीन को हम ऐसे डिनोट करते हैं आई ए से। अगर ए एंटीजन है तो उसे हम क्या करेंगे, आई ए लिखेंगे, बी है तो हम आई बी लिखेंगे, और ओ है तो उसे हम आई ओ लिखेंगे। इसलिए यानी जीन कितना होते हैं, 3 होते हैं, और यह हमेशा जोड़े में होते हैं। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसको हम जीन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आई ए। बी है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आई बी। अगर ए बी है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आई बी। अगर ओ है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आई ओ। यानी जीन जो है हमेशा जोड़े में लिखा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर ए ब्लड ग्रुप है तो हम कैसे लिखेंगे, अगर जीन से लिखना होगा तो आई ए, बी है तो आई बी, ए बी है तो आई बी, और ओ है तो आई ओ, यानी हमेशा जोड़ा में लिखना है। अब इधर देखिए, एक साइड हमारा क्या है, मेल का ब्लड ग्रुप है, और इधर हमारा फीमेल का ब्लड ग्रुप है। जैसे मान लेते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर मेल का ब्लड ग्रुप ओ है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, तो हम ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों में किस तरीके का ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अगर मेल में ओ ब्लड ग्रुप है और फीमेल यानी पिता में ओ ब्लड ग्रुप है और माता में बी ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है, यानी जिसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो इसे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे ओ लिखना है तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप लिखिएगा तो जोड़े में लिखिएगा। ओ ब्लड ग्रुप को हम लिख सकते हैं आई ओ, और बी ब्लड ग्रुप को हम लिख सकते हैं आई बी या आई ओ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बी, और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ओ। क्लियर है, ठीक है। आई बी को हम लिख सकते हैं बी ब्लड ग्रुप, और आई ओ को हम लिख सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप। यानी बच्चों में जो ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है वह या तो बी पाया जा सकता है या ओ पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर फादर में ए ब्लड ग्रुप है और मदर में बी ब्लड ग्रुप है तो बच्चों में किस तरीके का ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। तो अगर ए लिखना है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि हमेशा जोड़े में रहते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं आई ओ। क्लियर है, और बी ब्लड ग्रुप है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई ओ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, इसको इससे। ठीक है, अब इसको हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, आई बी। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, आई आई ओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आई बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आई ओ आई बी क्या मिला, इससे क्या मिल जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, इससे क्या मिल जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, इससे क्या मिल जाएगा, बी ब्लड ग्रुप, इससे क्या मिल जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। यानी बच्चों में क्या हो सकता है, ए बी ओ और ए बी, ये चारों ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर पिता में ए है और माता में ए बी है तो बच्चों में किस तरीके का होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई ओ। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई बी। देखिए मैंने आपको पहले ही लिखकर यहां बताया है कि अगर ए ब्लड ग्रुप है और हमेशा ये जोड़े में होते हैं तो ए ब्लड ग्रुप को हम क्या लिख सकते हैं, आई ए, या इसे हम लिख सकते हैं आई ओ। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो इसे हम लिख सकते हैं आई बी या आई ओ। ए बी ब्लड ग्रुप है तो जोड़े में लिखना है तो आई बी, और ओ ब्लड ग्रुप है तो इसे हम क्या लिखेंगे, आई ओ। ठीक है, अब यहां फिर से देख लेते हैं,
कह रहा है कि फादर में ए ब्लड ग्रुप है, फादर में ए ब्लड ग्रुप है और मदर में ए बी ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? तो ए ब्लड ग्रुप को हम लिख सकते हैं आई ए आई ओ, और ए बी ब्लड ग्रुप को लिख सकते हैं आई ए आई बी। क्लियर है? अब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसको इससे और इसी को इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये क्या हो जाएगा आई ए आई बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा आई ओ आई ए, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा आई ओ आई बी। आई ए क्या देगा? ए ब्लड ग्रुप। आई ए आई बी क्या देगा? ए बी ब्लड ग्रुप। आई ओ आई ए क्या देगा? ए ब्लड ग्रुप। और ये क्या देगा? बी ब्लड ग्रुप। यानी 2A है, यानी 50% किसका होगा? ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, और 25% ए बी हो सकता है, और 25% बी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहां भी देख लीजिए, यह है फादर में ए बी ब्लड ग्रुप और मदर में ओ ब्लड ग्रुप। तो इसको ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? आई ए आई बी, और ओ को क्या लिख सकते हैं? आई ओ। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई ए आई ओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ए आई ओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बी आई ओ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। आई ए आई ओ मिलकर क्या देगा? ए ब्लड ग्रुप। आई ए आई ओ मिलकर क्या देगा? ए ब्लड ग्रुप। आई बी आई ओ मिलकर क्या देगा? बी ब्लड ग्रुप। आई बी आई ओ क्या मिलकर देगा? बी ब्लड ग्रुप। यानी 50% यानी क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी 50% ए हो सकता है और 50% बी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लसिका के बारे में। ठीक है, और लसिका के क्या कार्य होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।